नमस्कार, मैं हूं पूनम यादव और स्वागत है आपका सुशीला एजुकेयर में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियंस या फिर कहीं अनिवासी भारतीय, उसके अलावा पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भारतीय मूल के व्यक्ति, उसके बाद ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया भारत के समुद्र पारीय नागरिक। इन 3 टॉपिक्स पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले सिटीजनशिप का पार्ट 2 आ चुका है, वो नागरिकता अधिनियम 1955 से रिलेटेड है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 वो पार्ट 2 है और ये इस वीडियो का पार्ट 3 है। तो अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, पहले वो देख लीजिए आप। इस वीडियो में हम लोग एनआरआई क्या होते हैं, पीआईओ क्या होता है, ओसीआई क्या होता है, ये तो डिस्कस करेंगे ही। इसके साथ साथ इनमें क्या डिफरेंस होता है, मेनली क्या अंतर होता है, वो भी डिस्कस करेंगे। और किन व्यक्तियों को पीआईओ कार्ड मिलता है, किन को ओसीआई मिलता है, एनआरआई कौन होते हैं, ये सब अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो ये तीनों मैंने बताए, ये तीनों जो दर्जे हैं, एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई, ये तीनों जो स्पेशल स्टेटस हैं, ये फॉरेन रेजिडेंट्स के लिए दिए गए हैं, विदेशी निवासियों के लिए दिए गए हैं। और ये भारत सरकार की ओर से जो विदेश में रहने वाले व्यक्ति हैं उनको ये सुविधाएं प्रदान की जाती है। और ये इसलिए दी जाती है क्योंकि जो भारत सरकार है उसने उनको नागरिकता से अलग कुछ स्पेशल स्टेटस दे रखे हैं। और उन 3 स्पेशल स्टेटस में आते हैं ये कौन कौन से, एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई। तो चलिए अब हम इनको डिस्कस करते हैं। तो जो फर्स्ट है वो है एनआरआई, अनिवासी भारतीय। एनआरआई, एनआरआईज वो होते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियंस। ये कौन होते हैं, ये अगर हम लोग देखें तो रियलिटी में ये भारतीय ही होते हैं, जैसे हम हैं ऐसे ही जो एनआरआई है ये नॉन रेजिडेंट इंडियन, नाम से ही पता चल रहा है भारतीय ही होते हैं। कोई भी व्यक्ति है वो किसी भी व्यवसाय के लिए, किसी भी नौकरी के लिए, किसी भी जॉब के लिए अगर विदेश में जाता है और वो बाहर रहता है और मतलब अनिश्चित काल तक रहता है वो बाहर, उसको पता नहीं होता कि वो कब तक वहाँ पर रहेगा, तो उसके लिए जो स्टेटस दिया जाता है वो होता है एनआरआई। और ये जो अनिवासी भारतीय होते हैं या फिर कहीं हम लोग एनआरआईज होते हैं, ये भारतीय जो पासपोर्ट है वो धारण करते हैं। तो देखिए, मैंने एनआरआई में बताया कि एनआरआई कौन होते हैं। ये अगर वास्तविकता में तो ये भारतीय ही होते हैं और भारतीय पासपोर्ट भी धारण करते हैं, किंतु ये व्यवसाय या फिर नौकरी के लिए भारत से बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं। और ये भारतीय नागरिक हैं, ये लंबे समय तक रहते हैं या फिर अनिश्चित काल तक विदेश में रहते हैं, तो उनको एनआरआईज का स्टेटस दे दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है भारतीय मूल के व्यक्ति, पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये क्या होते हैं, ये वो व्यक्ति होते हैं जो या तो खुद या फिर इनके पूर्वज, पूर्वज का अर्थ है माता पिता, दादा दादी या फिर नाना नानी, ये कभी ना कभी, आज तो नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन पहले कभी भारत के नागरिक रहे हैं, भारत के नागरिक रह चुके हैं, लेकिन फिलहाल ये प्रेजेंट में विदेश में बस चुके हैं और वहाँ की नागरिकता ले चुके हैं विदेश की, इसीलिए इनकी भारत की नागरिकता समाप्त की जा चुकी है। तो वो व्यक्ति भारतीय मूल के व्यक्ति कहलाते हैं। और वो भारतीय मूल मतलब के व्यक्ति का अर्थ है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो पीआईओ का कार्ड ले सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान या फिर चीन, यहाँ के जो नागरिक हैं या फिर वो कभी यहाँ के नागरिक रहे हैं, मतलब इन देशों के नागरिक या तो फिलहाल हैं या फिर इन देशों के नागरिक वो कभी पहले रहे हैं, वो व्यक्ति पीआईओ कार्ड नहीं ले सकते, पीआईओ कार्ड धारक नहीं बन सकते, भारतीय मूल के व्यक्ति नहीं बन सकते। कौन, जो इन देशों के नागरिक पहले रहे हैं या अभी फिलहाल प्रेजेंट में हैं, तो वो व्यक्ति पीआईओ कार्ड नहीं ले सकते हैं। तो इसमें हमने देखा जो पीआईओ है या फिर कहीं भारतीय मूल के व्यक्ति हैं वो कहलाएंगे जो या तो स्वयं या फिर उनके माता पिता, दादा दादी या फिर नाना नानी मतलब पूर्वज, वो कभी भारत के नागरिक रहे हैं, रह चुके हैं और वर्तमान में प्रेजेंट में वो किसी अन्य देश, किसी दूसरे देश के नागरिक हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है
भारत के समुद्र पारीय नागरिक, OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये कौन से व्यक्ति होते हैं? ये भी वही व्यक्ति होते हैं जो विदेश में बसे हैं और वहाँ की नागरिकता ले चुके हैं। मतलब कि पहले वो इंडियन थे, भारतीय थे, या तो वो स्वयं या फिर उनके माता पिता, दादा दादी या फिर नाना नानी पहले भारतीय थे, मतलब भारतीय नागरिक रह चुके हैं, लेकिन फिलहाल वो दूसरे देश में रहते हैं और वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं, तो उनको जो सुविधा दी जाती है वो OCI होती है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर कहें वो व्यक्ति OCI के अंडर आते हैं, भारत के समुद्र पारीय नागरिक कहलाते हैं। तो देखिए मैंने इसमें भी यही बताया कि PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, में भी वही व्यक्ति होते हैं जो खुद या फिर उसके माता पिता, दादा दादी या फिर नाना नानी भारतीय नागरिक रह चुके हैं, लेकिन वर्तमान में किसी अन्य देश के नागरिक हैं, वो PIO होते हैं। और मैंने भारत के समुद्र पारीय नागरिक या फिर कहें OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, में भी यही बताया कि वो व्यक्ति जो स्वयं या फिर उनके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी कभी भारत के नागरिक रह चुके हैं, वही व्यक्ति ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाते हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या हुआ वो अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं कि आखिर NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, अनिवासी भारतीय, और PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के व्यक्ति, और OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के समुद्र पारीय नागरिक, इन तीनों में मेन डिफरेंस क्या होता है वो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि अंतर आखिर है क्या। देखिए जो अनिवासी भारतीय है या फिर कहीं NRI है, ये इन दोनों से काफी अलग है, और जो PIO है और OCI है इनमें कुछ हद तक थोड़ी समानता है, लेकिन अनिवासी भारतीय है या फिर कहीं नॉन रेजिडेंट इंडियन है, ये बिल्कुल अलग है। तो इनको अब हम लोग डिस्कस करते हैं, इनमें मेनली अंतर होता क्या है। तो देखिए फर्स्ट है कि जो ये NRI है ये और PIO है ये और OCI है ये नागरिकता इनके पास किस किस देश की है, तो ये फिलहाल किस देश के नागरिक हैं। इनको कह तो रहे हैं हम लोग भारतीय मूल के व्यक्ति, इसको कह रहे हैं भारत के समुद्र पारीय नागरिक, और इसको कह रहे हैं अनिवासी भारतीय, लेकिन इनके पास जो नागरिकता है वो अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए जो NRI है उसके पास नागरिकता भारत की ही है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी कि ये NRI है, ये रियलिटी में, ये वास्तविकता में भारतीय ही हैं, बस ये कुछ कार्य की वजह से, किसी नौकरी की वजह से या फिर कुछ व्यवसाय के चलते कुछ समय के लिए या फिर अनिश्चित काल के लिए भारत से बाहर गए हुए हैं, और काफ़ी सारे व्यक्ति हमारे देश के भारत से बाहर जाते भी हैं व्यवसाय के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका मतलब वो भारतीय नहीं रहे, उनको भारतीय की नागरिकता प्राप्त है, वो बस अनिवासी भारतीय है, कुछ टाइम के लिए वो विदेश में रह रहे हैं अपने कुछ कार्य से, तो वो हो जाएंगे अनिवासी भारतीय। और जो PIO है ये विदेशी नागरिक है, ये भारतीय नहीं है, लेकिन ये भारतीय मूल के हैं, मतलब कि ये पहले कभी भारतीय थे, ये नहीं थे तो फिर इनके माता पिता, दादा दादी या फिर नाना नानी थे, मतलब पहले कभी भारतीय थे, लेकिन फिलहाल अगर प्रेजेंट की बात करें तो ये भारतीय नहीं है, ये विदेशी नागरिक है। और वहीं OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भी विदेशी नागरिक है, और ये भी पहले कभी भारतीय थे, लेकिन ये अभी विदेश में बसे हुए हैं और वहाँ की उन्हें नागरिकता ले चुके हैं, तो इसीलिए इनके भारत की नागरिकता समाप्त हो चुकी है, इसीलिए ये OCI के अंडर आते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि NRI है वो फिलहाल भी भारतीय होते हैं, और जो PIO है वो विदेशी नागरिक है, और OCI है वो भी विदेशी नागरिक हैं। इसके बाद जो सेकेंड हम लोग पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है जो देखिए जो ये PIO है या फिर NRI है या फिर OCI है, इन तीनों में कौन से व्यक्ति है वो PIO कार्ड धारक बन सकते हैं, कौन से व्यक्ति है वो OCI कार्ड धारक बन सकते हैं, कौन से NRI बन सकते हैं। मतलब कि कोई भी विदेशी नागरिक है वो अगर कौन कौन सी उसके पास एलिजिबिलिटी, कौन कौन सी अहर्ताएँ होनी चाहिए जिससे कि वो
पीआईओ कार्ड धारक बन सके। वही वैसे ही ओसीआई कार्ड धारक बनने के लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जो एनआरआई है वो विदेशों में रह रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं, लेकिन ये नागरिक तो भारतीय ही हैं, तो इनको वो सभी सुविधाएं प्राप्त है जो भारतीय नागरिक को होती हैं। उसके बाद जो पीआईओ है वो कौन कौन से जो व्यक्ति है वो पीआईओ कार्ड धारक बन सकते हैं। तो देखिए, जो पीआईओ है वो वही व्यक्ति बन सकते हैं, ऐसे व्यक्ति पीआईओ बन सकते हैं, ऐसा विदेशी नागरिक जो स्वयं उसने कभी भारतीय पासपोर्ट है वो धारण किया हो, या फिर जिसके माता पिता, नाना नानी और दादा दादी इनमें से कोई भी भारत शासन अधिनियम 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत भारत का नागरिक रहा हो, तो वो व्यक्ति पीआईओ कार्ड धारक बन सकता है, पीआईओ कार्ड ले सकता है। कौन? या तो उसने स्वयं पासपोर्ट धारण किया हो, मतलब कि जिसने भारतीय पासपोर्ट धारण किया हो स्वयं, या फिर जिसके माता पिता, नाना नानी या फिर दादा दादी में से भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत का नागरिक कभी रहे हो, मतलब रह चुके हो। अगर ये कंडीशन वो फुलफिल नहीं करते हैं, तो इसके अलावा अगर ये कंडीशन फुलफिल करते हैं तो भी वो पीआईओ कार्ड धारक बन सकते हैं। ये कौन सी कंडीशन है? अगर वो ऐसे क्षेत्र के निवासी हैं जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन गया हो, भारत का पार्ट बन गया हो, तो वो व्यक्ति पीआईओ कार्ड धारक बन सकता है। मतलब कि कोई भी ऐसा क्षेत्र है उसका निवासी है ये व्यक्ति जो कि 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन गया हो और वहाँ का ये व्यक्ति निवासी है, तो भी वो भारत का पीआईओ कार्ड धारक बन सकता है। तो देखिए, पीआईओ कार्ड धारक बनने के लिए हमने दो कंडीशंस पढ़ी। फर्स्ट तो है या तो वो व्यक्ति है वो खुद उसके पास भारतीय पासपोर्ट कभी उसने धारण किया हो, या फिर उसके दादा दादी, नाना नानी या फिर माता पिता में से कोई भी भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत परिभाषित कभी भी भारत के नागरिक रह चुके हो। या दूसरी कंडीशन ये है कि जो वो व्यक्ति है जो पीआईओ कार्ड धारक बनना चाहता है वो किसी ऐसे क्षेत्र का निवासी हो जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन गया हो। उसके बाद आते हैं ओसीआई कार्ड धारक के लिए कि ओसीआई कार्ड धारक के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, किस तरह से क्या क्या योग्यताएं हैं जिसके आधार पर वो ओसीआई कार्ड धारक बन सकता है, मतलब कि ओसीआई बन सकता है व्यक्ति। तो इसके लिए 3 कंडीशंस हैं। इन 3 कंडीशंस में से अगर वो एक भी फुलफिल करता है तो वो ओसीआई बन सकता है, ओसीआई कार्ड धारक बन सकता है। तो फर्स्ट है संविधान लागू होने के समय, मतलब कि संविधान लागू होने के समय का अर्थ हुआ संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 के समय या फिर उसके बाद वो भारत का नागरिक रह चुका हो। 26 जनवरी 1950 को या फिर उसके बाद वो भारत का नागरिक रह चुका हो। कौन? जो ओसीआई कार्ड धारक बनना चाहता है, विदेशी नागरिक वो। या फिर संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक रहने की अर्हता रखता हो, का अर्थ हुआ एलिजिबल हो, योग्यता रखता हो। कब? 26 जनवरी 1950 के समय भारत का नागरिक होने की योग्यता रखता हो, तो भी वो ओसीआई कार्ड उसको मिल सकता है। उसके अलावा अगर वो 2 कंडीशंस भी फुलफिल नहीं करता है तो भी वो ओसीआई कार्ड धारक बन सकता है, ओसीआई कार्ड ले सकता है। कैसे? अगर वो ऐसे क्षेत्र से संबंधित है जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन गया है, तो भी वो ओसीआई कार्ड ले सकता है। तो इसमें हमने पढ़ा कि जो योग्यता है वो एनआरआई की तो ये है कि वो तो ऑलरेडी भारतीय नागरिक ही है, तो उसको किसी भी कार्ड को लेने की आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन पीआईओ है उसके लिए कंडीशंस ये हैं, अगर कोई भी व्यक्ति है वो पीआईओ बनना चाहता है, पीआईओ कार्ड धारण करना चाहता है, तो उसके लिए कंडीशंस हैं जो भी व्यक्ति है विदेशी वो ऐसा होना चाहिए जिसने भारतीय कार्ड धारण किया हो कभी, और नहीं किया है तो उसके माता पिता, नाना नानी या फिर दादा दादी में से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत परिभाषित कभी भी भारत के नागरिक पहले रह चुके हों।
या ये कंडीशन पूरी नहीं होती तो सेकंड होनी चाहिए कि वो व्यक्ति ऐसे क्षेत्र के निवासी होने चाहिए जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन गया हो, तो वो व्यक्ति PIO कार्ड धारक बन सकता है, PIO कार्ड ले सकता है। तो देखिए जो ये PIO कार्ड है ये 2015 के बाद, मतलब कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के बाद जो ये PIO कार्ड है इसको खत्म कर दिया गया है, इसको समाप्त कर दिया गया है और जो ये PIO कार्ड है इसको OCI कार्ड में ही सम्मिलित कर दिया गया है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया में ही मर्ज कर दिया गया है। अब भारत में OCI ही चलता है, PIO नहीं चलता है, क्योंकि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा PIO कार्ड को खत्म कर दिया गया है। अब जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने PIO कार्ड को इशू करना बंद कर दिया है। लेकिन हमारा जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, उसको पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। क्वेश्चन भी आ सकता है कि पहले PIO कार्ड धारक बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्या योग्यताएं चाहिए थी, इसीलिए PIO को भी इसके साथ पढ़ना जरूरी है। उसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं OCI। मैंने बताया कि कौन कौन से व्यक्ति OCI कार्ड धारक बन सकते हैं। इसमें 3 कंडीशंस हमने पढ़ी। फर्स्ट पढ़ी थी कि 26 जनवरी 1950 के समय वो भारत का नागरिक रह चुका हो, मतलब कि 26 जनवरी 1950 को या फिर उसके बाद वो भारत का नागरिक रह चुका हो। सेकंड पढ़ी 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने के समय, मतलब कि 26 जनवरी 1950 के समय वो भारत की नागरिक रहने की योग्यता रखता हो, या फिर थर्ड है वो किसी ऐसे क्षेत्र से संबंधित हो, ऐसे क्षेत्र का निवासी हो जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन गया हो, तो उस व्यक्ति को OCI कार्ड दे दिया जाता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड इशू कर दिया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है OCI कार्ड इशू? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। लेकिन मैंने अब तक आपको बताया कि उसमें 3 कंडीशंस बताई मैंने, OCI में भी और PIO में 2 कंडीशंस बताई, जिनके आधार पर वो लोग PIO या फिर OCI कार्ड धारक बन सकते हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने PIO कार्ड इशू करना बंद कर दिया है, तो वो 3 कंडीशंस बताई जिसके आधार पर वो OCI कार्ड धारक बन सकता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति है वो पाकिस्तान का है या फिर बांग्लादेश का है, तो अगर पाकिस्तान का या फिर बांग्लादेश का वो नागरिक स्वयं है या फिर उनके परिवार है, मतलब कि उसके माता या फिर उसका पिता है, तो उस व्यक्ति को OCI कार्ड इशू नहीं किया जाता, OCI का दर्जा नहीं दिया जाता। इसका एग्जाम्पल भी है, एक व्यक्ति है जो कि एक व्यक्ति थे, अभी कुछ दिन पहले भी काफ़ी उसकी चर्चा रही थी, जो कि उन्होंने अमेरिका की नागरिकता प्राप्त कर रखी थी और उन्होंने OCI कार्ड इशू करवाया और उसने अपने पिता, जो उनके पिता पाकिस्तान के थे और उन्होंने यह बात छुपाई भारत सरकार से, तो फिर उनका OCI कार्ड है वो कैंसिल कर दिया गया। क्यों कैंसिल कर दिया गया? क्योंकि जो उसके पिता है वो पाकिस्तान के थे और ये हमारी OCI कार्ड की जो है एक कंडीशंस है कि पाकिस्तान या बांग्लादेश का अगर किसी व्यक्ति वो स्वयं है या फिर उसके माता पिता हैं, तो वो व्यक्ति OCI कार्ड धारक नहीं बन सकते। लेकिन अगर PIO की बात करें तो जो व्यक्ति पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन, अफगानिस्तान यहाँ के नागरिक हैं, तो वो व्यक्ति PIO कार्ड धारक नहीं बन सकते। अब देखिए, अगर हम लोग बोलते हैं PIO, OCI और NRI, लेकिन इनको क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जाती है? क्यों व्यक्ति OCI कार्ड लेता है, क्यों व्यक्ति PIO कार्ड धारक बनता है, वो सिर्फ वीज़ा के द्वारा ही भारत में क्यों नहीं आता? तो इसका रीज़न ये है कि जो OCI कार्ड धारक हैं और जो PIO है या फिर NRI है, उनको कुछ स्पेशल स्टेटस है, ये उनको कुछ विशेष सुविधाएं भी दी जाती है, इसीलिए वो OCI कार्ड धारक OCI कार्ड लेते हैं। तो कौन सी सुविधाएं दी जाती है वो अब हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, जो NRI होती है, ये इनको केंद्र सरकार द्वारा जो भारतीयों को जितनी भी सुविधाएं प्राप्त हैं, वो सभी नागरिकीय सुविधाएं NRI को भी प्राप्त होती है, नॉन रेजिडेंट इंडियंस को भी प्राप्त होती है, या फिर कहीं अनिवासी भारतीयों को भी प्राप्त होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये वास्तविकता में भारतीय ही हैं, ये किसी कार्य से विदेश में गए हुए हैं। लेकिन
जो पीआईओ कार्ड धारक होते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होते हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति होते हैं, उनको देखिए 15 वर्षों तक वीजा की ज़रूरत नहीं होती। जिसके पास पीआईओ कार्ड होता है वो 15 वर्षों तक बिना वीजा के भारत में कभी भी आ जा सकता है। तो ये सुविधाएं दी जाती है भारत सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, किनको? पीआईओ कार्ड धारक को। और उसके बाद आता है ओसीआई कार्ड धारक। तो उसको क्या सुविधा दी जाती है? ओसीआई कार्ड धारक होता है उसको लाइफ लॉन्ग वीजा, मतलब आजीवन वीजा। इसका क्या अर्थ हुआ कि जो ओसीआई कार्ड धारक होता है उसको जीवन में कभी भी, आजीवन मतलब पूरी जिंदगी, पूरे जीवन में कभी भी उसको वीजा की ज़रूरत नहीं होती, उसको वीजा की आवश्यकता नहीं होती। वो बिना वीजा के पूरी लाइफ में, पूरी जिंदगी आजीवन आ जा सकता है भारत में। इसके अलावा जो एनआरआई है, देखिए उसको तो मैं पहले भी बता चुकी, ये तो भारतीय हैं, तो इसको हर वो सुविधाएं दी जाएगी जो हमें प्राप्त है, जो हर एक भारतीय को प्राप्त है, वो हर सुविधा एनआरआई को प्राप्त होती है। लेकिन जो पीआईओ और ओसीआई हैं, इनको कुछ हद तक जो सुविधाएं हैं उनमें लिमिटेशंस है। हर वो सुविधा प्राप्त नहीं है जो हर भारतीय को प्राप्त है, उनके लिए काफ़ी लिमिटेशंस है। लेकिन फिर भी इनको काफ़ी सुविधाएं दे रखी है। और भी सुविधाएं हैं, क्या है? जैसे कि इनको कोई भी ये आर्थिक या फिर वित्तीय और जो शैक्षिक है, शिक्षण से संबंधी है, वो सारी सुविधाएं इनको उपलब्ध होती है। और ओसीआई को भी सारी आर्थिक भी, वित्तीय भी और शिक्षण से संबंधित जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध होती है। लेकिन एक जो है वो ये खेती के लिए ज़मीन, ओसीआई जो व्यक्ति है, ओसीआई कार्ड धारक है, वो खेती के लिए और बागान खरीदने में इनको छूट नहीं होती है। खेती मतलब कि कृषि संपत्ति है वो खरीद नहीं सकते हैं। कौन? ओसीआई कार्ड धारक और पीआईओ कार्ड धारक कृषि संपत्ति नहीं खरीद सकते हैं, बागान से संबंधित जो संपत्ति है वो नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन जो एनआरआई है वो, उनको तो सभी सुविधाएं प्राप्त है ही, वो आराम से कोई भी संपत्ति खरीद सकते हैं, चाहे वो कृषि संपत्ति हो, चाहे वो बागान से संबंधित संपत्ति हो। उसके बाद जो पीआईओ और जो ओसीआई है, इनको कुछ कार्य हैं उनमें अनुमति की आवश्यकता पड़ती है। और वो कौन कौन से कार्य हैं जिनमें भारत सरकार या फिर कहीं केंद्र सरकार की अनुमति के बिना ये कोई विशेष कार्य हैं, कुछ कार्य हैं जिनको ये नहीं कर सकते। वो है पर्वतारोहण, मिशनरी कार्य, अनुसंधान मतलब रिसर्च से संबंधित। इन जो कार्य हैं, इनमें जो प्रतिबंधित क्षेत्र हैं जहाँ पर बैन लगाया हुआ है, उन क्षेत्रों में इनको, ये जो व्यक्ति है ये कार्य नहीं कर सकते। इनके लिए इसको अनुमति की ज़रूरत पड़ेगी। अनुमति केंद्र सरकार से लेने के बाद ही पीआईओ या फिर ओसीआई जो व्यक्ति है ये कार्य कर सकते हैं। कौन से क्षेत्र में? पर्वतारोहण, मिशनरी कार्य और अनुसंधान। इन जो 3 क्षेत्र है, 3-4 क्षेत्र हैं, इन जो क्षेत्र हैं इनमें वो, उनको अनुमति की आवश्यकता पड़ती है, उसके बाद ही वो कार्य कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जो एनआरआई है, पीआईओ है और ओसीआई है, इनको भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त होगी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए जो एनआरआई है ये तो ऑलरेडी भारतीय हैं ही, तो इनको नागरिकता लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो बस कुछ समय के लिए विदेश गए हुए हैं। लेकिन जो पीआईओ है ये कम से कम इनको 7 वर्ष तक भारत में रहना पड़ेगा लगातार, उसके बाद ही इनको भारतीय नागरिकता प्राप्त हो सकती है। वहीं जो ओसीआई है इनको 5 वर्ष तक रहना पड़ेगा, उसके बाद इनको भारतीय नागरिकता प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा कुछ और आधार है तुलना के, जैसे कि मताधिकार, वोटिंग। तो एनआरआई है ये तो भारतीय ही हैं, तो ये वोट दे सकते हैं, इनको हर वो अधिकार प्राप्त है जो हर एक भारतीय को है। तो हमें वोटिंग का अधिकार है, तो फिर एनआरआई को भी है, ये वोट दे सकते हैं। वहीं जो पीआईओ है इनको वोट देने का अधिकार नहीं है भारत में। वहीं ओसीआई है इनको भी भारत में वोट देने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा जो संवैधानिक पद पर नियुक्ति या फिर कोई भी सरकारी पद है उसके ऊपर एनआरआई नियुक्त हो सकते हैं, इनकी नियुक्ति हो सकती है, इनकी अपॉइंटमेंट हो सकती है। लेकिन पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की नियुक्ति नहीं हो सकती, ये उस पद पर नहीं जा सकते, सरकारी पद पर या संवैधानिक पद पर, और ना ही ओसीआई और पीआईओ ये दोनों सरकारी पद या फिर कहीं संवैधानिक पद पर नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा भारत में शिक्षा जो है वो एनआरआई भी ले सकते हैं, अनिवासी
भारतीय कोटा में, NRIs कोटा में, और PIO भी ले सकते हैं और OCI भी ले सकते हैं भारत में शिक्षा। इसके अलावा एक और अंतर है और वो है भारत में भारतीय मुद्रा में, इंडियन करेंसी में अगर खाता खोलना है तो उसकी जो फैसिलिटी है, उसकी जो सुविधा है वो NRI को भी प्राप्त है, PIO को भी प्राप्त है और OCI को भी प्राप्त है। आज हमने पढ़ा एक तो NRI होते क्या हैं, उसके बाद PIO क्या होते हैं और उसके बाद OCI क्या होते हैं। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि NRI की योग्यता क्या होती है, PIO की योग्यता क्या होती है और OCI की योग्यता क्या होती है OCI कार्ड लेने के लिए, PIO की योग्यता क्या होती है PIO कार्ड धारक करने के लिए, और नागरिकता किस किस के पास कौन से देश की होती है। NRI के पास भारतीय देश की ही नागरिकता होती है, वास्तव में भारतीय ही होते हैं। वहीं PIO के पास विदेशी देश की नागरिकता होती है, दूसरे देश की, और OCI के पास भी विदेशी नागरिकता होती है। ये विदेशी नागरिक होते हैं कौन, PIO और OCI। वहीं NRI भारतीय नागरिक होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो कुछ देश पढ़े, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन, अफगानिस्तान, इन जो देश हैं यहाँ के नागरिक हैं ये PIO कार्ड धारक नहीं बन सकते। वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो नागरिक हैं या फिर उनके परिवार है, वहाँ को जो लोग हैं वो OCI कार्ड धारक नहीं बन सकते। और कुछ सुविधाएं पढ़ी हमने NRI की, PIO की और OCI की, और जो कार्य होते हैं, किन कार्यों में अनुमति लेने की आवश्यकता होती है PIO को और OCI को, वो पढ़ा हमने। और इसके अलावा हमने पढ़ा वोट देने का अधिकार किन किन को होता है। और उसके बाद हमने पढ़ा कि संवैधानिक पद पर कौन कौन नियुक्त हो सकता है। इसके बाद हमने पढ़ा भारत में शिक्षा का अधिकार किन किन को है, तो वो तीनों को है, NRI, PIO और OCI को। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।